संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से समुद्र किनारे बसे शहर एमरस में एक बड़ी सुनामी आने लगती है। सुनामी के दौरान समुद्र की गहराई में कई दरारें बन जाती हैं, जिससे एक रहस्यमयी रोशनी समुद्र की सतह तक पहुंचती है। वहीं पास में एक कपल आराम से तैर रहा होता है। कुछ देर तक वे आनंद लेते हैं और फिर युवक अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक वह पानी के नीचे खींच लिया जाता है। युवक को गायब देख उसकी प्रेमिका बेहद घबरा जाती है और उसकी तलाश शुरू कर देती है। तभी अचानक उसका बेजान शरीर पानी की सतह पर आ जाता है, जिसे महिला डर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से भाग सके, एक विशालकाय ज़ॉम्बी प्रकट होता है। ज़ॉम्बी उस पीड़ित को पकड़ लेता है और उसे वापस समुद्र की गहराई में ले जाता है। इस बीच मछुआरों का एक समूह अपना दिन का काम खत्म कर रहा होता है। तभी हंटर कहता है कि वह इस जगह को याद करेगा, क्योंकि वह नए शहरों में नौकरी के अवसर ढूंढने के लिए जाने की योजना बना रहा है। यह सुनकर जाड़ा और उसके चाचा राय उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि उसे कभी भी इतनी शांत और आरामदायक जगह नहीं मिलेगी। उसी समय टीम को अचानक कई विस्फोटों की आवाज सुनाई देती है। वे चारों ओर देखते हैं और युवाओं का एक समूह वहां आतिशबाजी जलाता हुआ दिखता है। इस अराजकता से परेशान होकर मछुआरे अपनी नाव पर चढ़ने का फैसला करते हैं। रे उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले इस गंदगी को रोकने का आदेश देता है। अब जब समुद्र फिर से शांत हो गया तो सभी अपनी नाव पर लौट आए और दोबारा मछली पकड़ने लगे। थोड़ी देर बाद रे को महसूस हुआ कि कुछ भारी चीज उसकी मछली पकड़ने की रेखा में फंस गई है। लेकिन जब उसने अपनी छड़ी खींची तो उसने देखा कि यह मछली नहीं बल्कि एक इंसानी बॉडी है। उन्होंने शरीर को नाव पर खींच लिया और फिर समझने की कोशिश करने लगे कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। चर्चा के दौरान जाड़ा ने समुद्र के तल में कोई चमकती हुई चीज देखी और कहा कि शरीर शायद वहीं से आया है। इसके अलावा उन्होंने देखा कि नाव के चारों ओर का पानी भी चमक रहा था। तभी उन्हें एक अजीब एहसास हुआ, ये महसूस करते हुए कि स्थिति अब तेजी से खतरनाक हो रही है। हंटर ने समुद्र के चमकते हुए हिस्सों को देखते हुए अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया। सभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। जब वे पानी से मछली पकड़ने के उपकरण इकट्ठा कर रहे थे, तभी जाड़ा को एहसास हुआ कि शव गायब हो चुका है। इससे पहले कि वह अपनी टीम को सतर्क कर पाती, एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर काट लिया। जैसे ही मछुआरों ने झाड़ा की चीख सुनी, वे उसकी मदद के लिए दौड़े। राय ने उस भयानक प्राणी को झाड़ा से अलग किया। जब यह साफ हो गया कि राक्षस आसानी से हार मानने वाला नहीं है, तब हंटर ने इसका सामना करने का फैसला किया। उसने अपने मछली पकड़ने वाले चाकू से ज़ॉम्बी पर कई बार हमला किया। फिर मछुआरा जाड़ा के पास गया ताकि उसकी चोटों को संभाल सके, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह अजीब शरीर अभी भी जिंदा है। फिर रे अपने साथी को बुलाता है ताकि वे उस आदमी को वापस समुद्र में फेंक सकें और खतरा खत्म हो जाए। फिर मछुआरे घायल लड़की का ख्याल रखते हैं और हंटर शहर के दूसरी तरफ डॉक्टर से संपर्क करने का फैसला करता है। डॉक्टर कैंजी अपने दोस्त और बेटी के साथ एक बार में समय बिता रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे हंटर का फोन आता है, वह जाड़ा की मदद के लिए जाने का फैसला करती है। वह टी और सैम को अलविदा कहती है और समुद्र तट की ओर निकल पड़ती है। जब वह घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि लड़की की चोटें स्थिर हो गई हैं। वह नर्सों से कहती है कि उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं ताकि उसकी सही हालत का पता चल सके। फिर हंटर पुलिस से बात करने के लिए डॉक पर रुकने का फैसला करता है, जबकि वह अपनी भतीजी के साथ एम्बुलेंस में जाता है। उसी समय एक पुलिसकर्मी आता है। हालात को ज्यादा खतरनाक देखकर वह फिशर से पूछता है कि समुद्र में उनके साथ क्या हुआ था। फिर हंटर और फिशर उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी थी। इस बीच टी और सैम शहर के बार में पार्टी करते रहते हैं। वहाँ वे एक समूह को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। गिटार बजाने वाला लड़का रैंड टी से बातचीत करता है, जबकि सैम से बैंड का गायक डैग मिलने आता है। जांच के दौरान डैग जल्दी ही सैम की ओर आकर्षित हो जाता है। उधर एक व्यक्ति मछुआरे से कहता है कि वह अपने मछली पकड़ने के उपकरणों का इस्तेमाल करे ताकि पता चल सके कि समुद्र के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए मछुआरे एक पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन को समुद्र में छोड़ते हैं, जिससे वे इस रहस्यमयी घटना को बेहतर तरीके से देख सकें। जैसे ही ड्रोन नीचे पहुंचता है, वे एक नष्ट हुए सैन्य जहाज को देखते हैं। पुलिस अधिकारी बताता है कि विभाग के पास इस इलाके में किसी जहाज के मलबे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब वे उस जहाज का विश्लेषण कर रहे होते हैं तो वे ड्रोन के पास एक इंसानी छाया देखते हैं। मछुआरा बताता है कि यह वही अजीब चीज है जिससे वे पहले मिल चुके हैं। डरा हुआ हंटर कहता है कि ये प्राणी शायद ज़ॉम्बी हैं, क्योंकि उन पर कई बार हमला होने के बावजूद उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर वे सुनते हैं कि नाव के आसपास कुछ हो रहा है। जैसे ही वे समुद्र की ओर देखते हैं, वे देखते हैं कि कई ज़ॉम्बी मलबे से निकल रहे हैं और तेजी से उनकी ओर तैर रही हैं। एक आदमी हंटर को तुरंत नाव चालू करने के लिए कहता है, जबकि वह अपने साथी से रेडियो पर बात करता है। वह उसे आदेश देता है कि वह तुरंत निकासी चेतावनी जारी करे और अपनी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढे। उसी समय पूरे इलाके में सायरन बजने लगते हैं। जब पुरुष पीछे मुड़कर देखते हैं तो वे समुद्र में ज़ॉम्बीज की एक विशाल लहर देखते हैं जो तेजी से शहर की ओर बढ़ रही होती है। इस भयानक लहर से बचने के लिए मछुआरे पुलिस अधिकारी को नाव के अंदर ले जाते हैं ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें। प्रभाव के बाद तटीय इलाका पूरी
तरह नष्ट हो जाता है और कई भयानक प्राणी समुद्र तट पर बिखर जाते हैं। फिर कुछ मिनटों बाद जाड़ा होश में आती है, लेकिन काटने से हुए संक्रमण की वजह से वह एक समुद्री ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वह अपने चाचा पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे वह घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर एक नर्स कमरे में दौड़कर आती है, लेकिन झाड़ा उस पर हमला कर देती है और सबके सामने उसे खाना शुरू कर देती है। समुद्र तट पर मौजूद नागरिक रेत में गिरे हुए शवों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये शव असल में ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अचानक ज़ॉम्बी सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस अराजकता की वजह से और भी ज्यादा ज़ॉम्बी वहां आने लगते हैं। लोग भीड़ को काबू में करने और जितने ज्यादा निर्दोषों को बचाने की कोशिश में खतरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। एक आदमी अपनी बंदूक का इस्तेमाल करता है ताकि ज़ॉम्बी उसके समूह तक न पहुंच सके। हंटर एक क्षतिग्रस्त नाव के पास जाता है और उसके इंजन को चालू कर देता है, जिससे वह एक चेनसॉ की तरह काम करने लगती है। वह इस चेनसॉ से सभी राक्षसों को मार देता है जो उस पर हमला करने आते हैं। इसके बाद हंटर और उसका साथी पार्किंग की तरफ बढ़ते हैं। जब वे एक गाड़ी में बैठते हैं तो देखते हैं कि दो युवा लड़के पीछे की सीट पर छिपे हुए हैं और उन्हें घूर रहे हैं। हंटर को याद आता है कि ये ब्लेन और कोनी हैं, जिनसे वह पहले मिल चुका था। फिर वे सभी मिलकर अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। जब वे जाड़ा के कमरे की ओर जाते हैं तो केंजी देखती है कि उस मंजिल पर सभी कर्मचारी गायब हो चुके हैं। जैसे ही वह अंदर जाती है, वह जाड़ा को पूरी तरह बदल चुका देखती है। डर के मारे वह भागने की कोशिश करती है। भागते समय डॉक्टर बहुत घबरा जाती है, लेकिन राय उसे बचा लेता है। वह केंजी को खींचकर एक कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बचे हुए लोगों पर ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड हमला कर रहा है और अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। ब्लेन घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए कोनी को ज़ॉम्बी की ओर धक्का दे देता है, जिससे वह उनकी चपेट में आकर मारी जाती है। बाकी लोग जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। हंटर ब्लेन को उसकी कायरता के लिए डांटता है, लेकिन ब्लेन को कोई पछतावा नहीं होता। वह कहता है कि जिंदा रहने के लिए वह कुछ भी करेगा। इसके बाद ब्लेन अचानक पुलिस कर्मियों में से एक की बंदूक छीन लेता है और सभी को उससे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, एक व्यक्ति अपने साथी को इशारा करता है। वह युवक को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेन तेज होता है और पहले ही पुलिसकर्मी पर गोली चला देता है, जिससे वह तुरंत जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर पड़ी बंदूक देखकर ब्लेन उसे उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन हंटर तेजी से पहुंचता है और उसके सिर पर एक बर्फ की गेंद से वार करता है। इससे ब्लेन पूरी तरह बेहोश हो जाता है। जो कुछ हुआ उससे एक व्यक्ति बहुत दुखी महसूस करता है और अपने साथी को अलविदा कहता है, क्योंकि अब शहर में उसके पास और कुछ बचा नहीं है। उधर रे और केंजी अभी भी अस्पताल में छिपे हुए हैं। वे खिड़की से भागने का फैसला करते हैं ताकि छत के रास्ते से मुख्य मंजिल तक पहुंच सकें। जब वे गलियारे में पहुंचते हैं तो उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है जो व्हील चेयर में फंसा होता है, क्योंकि वह हिल नहीं सकता। वे आसानी से बिना किसी हमले के उसे पार कर जाते हैं। उधर युवा लोगों का एक समूह बार से निकलने की तैयारी कर रहा है। वे वहां पड़ी अलग अलग चीजों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करते हैं और शहर की सड़कों से भागने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि और भी ज्यादा ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। खुद को बचाने के लिए वे एक छोड़े गए गोदाम में छिपने का फैसला करते हैं। समस्या यह है कि वह जगह पहले से ही ज़ॉम्बी से भरी हुई होती है। जब वे गलियारों से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं तो रैंड को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और कुछ ही सेकंड में उसे खा जाते हैं। यह देख टी बहुत डर जाती है। सैम को एहसास होता है कि अगर वे वहीं रुके तो उसकी दोस्त भी मारी जा सकती है। वह तानी से चिल्लाकर कहता है कि उसे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए और वे बाद में मिल सकते हैं। तानी तुरंत भाग जाती है और पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ती है। उधर वह रेडियो के जरिए नौसेना से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इस बीच एक पुलिसकर्मी अपने ऑफिस में जाकर गुप्त तिजोरी खोलता है। वह उसमें से एक रहस्यमय लिफाफा निकालता है और उसे पेपर को श्रेडर में डालकर नष्ट कर देता है। इसके बाद वह मछुआरे को देखने जाता है कि वह क्या कर रहा है। हंटर बताता है कि उसने राय के आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके एमरिस शहर के समुद्री अभिलेखों को देखने में सफलता पाई है। दस्तावेजों की जांच करने पर पता चलता है कि डूबा हुआ जहाज रिवोक इंडस्ट्रीज का था, वही दवा कंपनी जिसका लिफाफा कुछ मिनट पहले पुलिस अधिकारी ने नष्ट किया था। उसी समय ज़ॉम्बी पुलिस स्टेशन के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। हंटर और उसका साथी जल्दी से हथियारों के स्टोरेज में जाते हैं ताकि वे और ताकतवर हथियार ले सकें और वहां से निकलने की तैयारी कर सकें। फिर वे पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक पहुंचते हैं। ब्लेन को एक बेंच से हथकड़ी से बांध देते हैं और ज़ॉम्बी को रोकने के लिए पुलिस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बाहर आते ही वे देखते हैं कि चारों ओर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी भरे हुए हैं। हंटर अपनी रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करता है और दर्जनों ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। बचे हुए लोग समुद्र तट की ओर देखते हैं और डर के मारे हैरान रह जाते हैं। एक और विशाल ज़ॉम्बी की सुनामी शहर की ओर बढ़ रही है। वे तुरंत एक ट्रक की ओर भागते हैं ताकि जल्द से जल्द वहां से निकल सकें और हमले से बच सकें। इसी दौरान शहर में ज़ॉम्बी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तानी को एहसास होता है कि उसके पास जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है।
जॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर चुके हैं। वह आखिरी उम्मीद के तौर पर वह पहाड़ों में स्थित एक घर की ओर भागने का फैसला करती है ताकि वह शहर से दूर एक सुरक्षित जगह शरण ले सके। डैग और सैम भी जॉम्बी से बचने के लिए भाग रहे थे। जब वे पार्किंग एरिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बैंड वैन वहीं खड़ा है और ड्रम बजाने वाला लड़का अब भी अंदर सो रहा था, जैसे कि बाहर कुछ हुआ ही न हो। डैग और सैम हड़बड़ाते हुए वैन की ओर दौड़ते हैं और ड्रमर को आवाज देते हैं। तभी ड्रमर देखता है कि उसके दोस्त कई जॉम्बी से घिर चुके हैं। वह जॉम्बी से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह कमजोर पड़ जाता है और हार जाता है। डैग और सैम उसे छोड़कर वैन में चढ़ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उधर तानी एक गांव के घर में पहुंचती है और मार्टी नाम के आदमी से मिलती है। मार्टी दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने देता है ताकि वह जॉम्बी से बच सके। कुछ देर बाद तानी मार्टी का रेडियो उधार लेती है और इसका इस्तेमाल अपने पिता से संपर्क करने के लिए करती है। उसके पिता उसे घर पर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वह जल्द ही उसे पुलिस स्टेशन से लेने आने वाले हैं। इसी बीच ब्लेन, जो पहले हथकड़ी में था, किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे कोनी रोक लेती है। कोनी, जो अब जॉम्बी बन चुकी है, वह ब्लेन पर झपट पड़ती है और उसे तुरंत मार देती है। उधर सैम और डैग शहर की पार्किंग में फंस जाते हैं और चारों तरफ से जॉम्बी से घिर जाते हैं। डैग जॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचने का फैसला करता है ताकि सैम को भागने का मौका मिल सके। उसी समय हंटर वहां पहुंचता है। हंटर अपनी बंदूक से जॉम्बी को मारता है ताकि सैम सुरक्षित ट्रक तक पहुंच सके। इधर डैग पर एक जॉम्बी हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। यह देखकर कि डैग के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, बाकी लोग वहां से निकलने का फैसला करते हैं। अब पूरा समूह अस्पताल की ओर जाने का फैसला करता है ताकि वे रे और केंजी को बचा सकें। चूंकि सैम अस्पताल को अच्छी तरह जानती थी, उसने सुझाव दिया कि वे नर्स के वार्ड में जाएगी ताकि अपनी माँ से फोन पर बात कर सकें। फिर लड़की गलियारे में भागती है और फोन उठाती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। वहां वह अस्पताल के लाउड स्पीकर से अपनी माँ को बुलाती है। केंजी फोन पर बात करती है और हंटर आग बुझाने वाले यंत्र से राक्षसों को भगाने की कोशिश करता है। वे सभी ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और उन्हें कमरों में बंद कर देते हैं, लेकिन शोर सुनकर एक खतरनाक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है। सैम हंटर के दिए हुए चाकू से दरवाजा तोड़ देती है। तभी सैम उस पर हमला करती है जिससे वह डरकर पीछे हट जाता है और दूसरी तरफ हंटर को समझ आता है कि वे चारों तरफ से घिर सकते हैं, इसीलिए वह जल्दी से इमारत के बिजली के तार पकड़ लेता है। इससे बिजली का झटका लगता है और ज़ॉम्बी कांपने लगते हैं। फिर लड़ाई खत्म होने के बाद रे और केंजी वहां आ जाते हैं। जब सभी एक साथ होते हैं तो वे पार्किंग की तरफ भागते हैं। अब वे सुरक्षित हैं। बचे हुए लोग मार्टी के घर जाते हैं जहां तानी अपने पिता का इंतजार कर रही होती है। जब उसके पिता उसे देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। हवेली में दाखिल होने के बाद एक पुलिसकर्मी जगह की जांच करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में प्रवेश करता है, एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ को काट लेता है। ज़ॉम्बी को देखकर वह डरकर वहां से भाग जाता है। बाकी लोग उसे रोकने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन वह सभी को चकमा देकर भागता है और सीधे केंजी पर हमला करता है। केंजी जल्दी से दीवार से एक हथियार उठाती है और ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है। इस बीच मार्टी अपने टेसर से ज़ॉम्बी को मारता है, जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रे एओन के पास आता है और बताता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। यह सुनकर तानी बहुत दुखी हो जाती है और खुद को दोषी मानने लगती है। मार्टी समझाता है कि वह इन राक्षसों का अध्ययन कर रहा था ताकि पता चल सके कि उन्हें हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। उसने अपने घर में एक ज़ॉम्बी को बंद कर रखा था ताकि उस पर रिसर्च कर सके। वह बताता है कि बिजली ही ज़ॉम्बी को रोकने का एकमात्र तरीका है, इसलिए उसने अपने टेजर को मछुआरे के हथियार से जोड़ दिया जिससे वे ज़ॉम्बी को खत्म कर सकें। फिर हंटर एक योजना बनाता है। वह सुझाव देता है कि वे ज़ॉम्बी को समुद्र तट तक ले जाएं और वहां गिरे हुए खंभों के तारों का उपयोग करें। पानी के कारण बिजली का झटका ज़ॉम्बी को खत्म कर देगा। पानी की वजह से हर कोई बिजली के असर में आ सकता था, लेकिन उनके पास एक अच्छी योजना थी। इसे काम करने के लिए उन्हें नाव को उड़ाना था। मार्टी ने बताया कि यह कोई समस्या नहीं है और अपना हथियारों का भंडार दिखाया। हंटर ने कहा कि वह रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज से निपटेगा, जबकि बाकी लोग समुद्र तट पर जाल तैयार करेंगे। जब सब कुछ तैयार हो गया तो बचे हुए लोग विस्फोटक पैक करने लगे। हंटर राक्षसों से लड़ने के लिए द्वार की ओर बढ़ा, तभी अचानक उसका टेजर काम करना बंद कर देता है। यह देखकर कि हंटर खतरे में पड़ सकता है, केंजी उसकी मदद के लिए बाहर आ जाती है, लेकिन हंटर केंजी को पास आने के लिए चिल्लाता है। इस बीच केंजी अपने हथियार से राक्षसों पर हमला करने लगती है। फिर हंटर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और ज़ॉम्बीज को मशीन की तरफ धकेलता है जो लकड़ी काटने का काम करती है। धीरे धीरे वे बगीचे में जमा लाशों के बड़े समूह से लड़ते हैं। एक एक कर वे लाशों को मशीन में फेंकते हैं, जिससे रास्ता साफ हो जाता है और बाकी समूह आगे बढ़ सकता है। लड़ाई खत्म होने के बाद बचे हुए लोग हवेली के बाहर इकट्ठा होते हैं। वे विस्फोटकों से भरे बैग उठाते हैं और समुद्र तट की ओर पैदल चल पड़ते हैं। रास्ते में वे एक छोटी गुफा में रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें और आगे की योजना बना सकें। तभी एक मछुआरा अपना बैज हंटर की ओर फेंकता है और कहता है कि अब उसकी बेटी और पूरे समूह की सुरक्षा हंटर के हाथों में है। उसे एहसास होता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह ज़ॉम्बी के बारे में सब कुछ बताने का फैसला करता है। वह बताता है कि 30 साल पहले रिवोक नाम की कंपनी शहर में
में आई थी और उन्होंने दावा किया था कि वे दुनिया का पहला एंटी एजिंग पदार्थ बना रहे हैं। लेकिन असली समस्या यह थी कि यह देखने के लिए कि दवा काम कर रही है या नहीं, उन्हें इसे गुप्त रूप से इंसानों पर टेस्ट करना था। इसके लिए उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां सरकार उन्हें न रोक सके। इसलिए कंपनी ने पुलिस और सरकारी नेताओं को भारी रकम दी ताकि वे इस खतरनाक प्रयोग को छुपा सकें और किसी को इसकी खबर न लगे। हालांकि कंपनी के लोगों ने दवा के बारे में झूठ बोला। असल में उसमें बहुत खतरनाक दुष्प्रभाव थे। इसके कारण कंपनी ने टेस्ट किए गए लोगों को शहर से हटाने के लिए एक सैन्य जहाज भेजा। उसने ने यह भी बताया कि जब हंटर ने समुद्र में जहाज का मलबा पाया तो वह पहले से जानता था कि यह वही जहाज था जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। यह कहानी सुनकर केंजी कहती है कि यह सब जानबूझकर किया गया था। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक एक ज़ॉम्बी सेना बनाने की कोशिश कर रहे थे जो पूरी आबादी को खत्म कर सके। तभी कुछ ज़ॉम्बी आसपास दिखाई देने लगते हैं। तभी हंटर तुरंत जीवित बचे लोगों को भागने का आदेश देता है और खुद अपने इलेक्ट्रिक माचे से ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। मछुआरा रास्ते में आने वाले सभी राक्षसों को खत्म करता है। वह कई ज़ॉम्बी को बिजली के झटके देकर भून देता है। अचानक एक ज़ॉम्बी हंटर पर छलांग लगाता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। उसी वक्त मार्टी प्रकट होता है और अपने इलेक्ट्रिक चाकू से ज़ॉम्बी पर हमला करता है जिससे खतरा तुरंत खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद मार्टी अपना चाकू मछुआरे को सौंप देता है और दोनों बाकी समूह के पास लौट आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि कोनी के पास अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलती है वह जमीन पर गिर जाती है और दूसरी ओर तानी ने अपने पिता के हाथों में एक विस्फोटक रख दिया और बाकी बचे लोगों के साथ जुड़ गई। अब पुलिसकर्मी भी ज़ॉम्बी में बदल चुका था, लेकिन उसकी बेटी द्वारा दिए गए ग्रेनेड की मदद से वह ज़ॉम्बी फट जाता है और अन्य राक्षस डॉग्स के नीचे गुफा में फंस जाते हैं। अब समूह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार था। मार्टी ने अपने रिमोट डिवाइस से हवेली में लगे विस्फोटकों को एक्टिवेट कर दिया जिससे वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बी नष्ट हो गए। इस बीच हंटर और उसके साथी शहर वापस लौटने लगे। दूसरी ओर तानी और मार्टी रे के साथ नाव पर रुके रहे। वे बाहर जाकर इलाके का निरीक्षण करने लगे और जब उन्हें स्थानीय जनरेटर मिला, रे और बाकी लोग स्थानीय जनरेटर का निरीक्षण करने के बाद जहाज के सभी बमों को बंद करने के लिए तैयार होते हैं। मछुआरा गिरे हुए तारों को पानी के बड़े पूल में फेंकता है और केंजी और सैम को वहीं रहने के लिए कहता है। फिर वह समुद्र के बीच में अधिक से अधिक ज़ॉम्बी आकर्षित करने के लिए एक तेज आवाज वाली मोटरसाइकिल का उपयोग करता है। इस बीच मार्टी चमकते हुए पानी में गोता लगाने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वह पानी में कूदता है उस पर समुद्री ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी नाव पर चढ़ जाता है जिससे रे अपने साथी को बचाने से रुक जाता है। वह ज़ॉम्बी को मारकर हमले से बचने में सफल होता है, लेकिन जब तक वह वापस देखता है मार्टी को ज़ॉम्बी पूरी तरह खत्म कर चुके होते हैं। अब समूह के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए रे तानी को पानी के पार भागने का आदेश देता है जबकि वह खुद नाव पर रहकर ज़ॉम्बी को आकर्षित करता है और विस्फोटक तैयार करता है। इसी बीच हंटर की मोटरसाइकिल फंस जाती है और जैसे ही वह वाहन से निकलता है मछुआरे का सामना एक विशाल ज़ॉम्बी से होता है जो उसे हर हाल में पकड़ने की कोशिश करता है। हंटर खुद को बचाने के लिए उस राक्षस पर कई वार करता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं करता। वह बार बार हमला करता है, लेकिन ज़ॉम्बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब समय बहुत कम बचा था और उनको को जल्दी ही कोई रास्ता निकालना था, लेकिन तभी केंजी तुरंत वाहन को पानी के तालाब में चला देती है जिससे ज़ॉम्बी के झुंड का ध्यान उसकी ओर चला जाता है और वे साइड के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं। हंटर पर हमला और तेज हो जाता है और आखिरकार वह जमीन से उठा लिया जाता है। खुद को छुड़ाने के लिए वह मार्टी के इलेक्ट्रिक चाकू का इस्तेमाल करता है जिससे विशालकाय ज़ॉम्बी की एक बांह फट जाती है। अब हंटर उसी कटे हुए हाथ को डंडे की तरह इस्तेमाल करता है और ज़ॉम्बी पर कई वार करता है। जब ज़ॉम्बी कमजोर पड़ जाता है तो वह अपना मैक उठाता है और उसके सिर को एक ही वार में काट देता है। इसी बीच रे विस्फोटकों को समुद्र में फेंकता है और उन्हें सक्रिय कर देता है जिससे सभी ज़ॉम्बी करंट लगने से मर जाते हैं। अब जब आधी योजना पूरी हो चुकी है, हंटर को अपने दोस्त रे से एक संदेश मिलता है जो उन राक्षसों को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। अपने सभी दोस्तों को बचाने के लिए हंटर पूरी तरह तैयार हो जाता है, लेकिन रे आगे बढ़ता है और नाव को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त के बलिदान से दुखी होने के बावजूद वह समुद्र में एक और विशाल सुनामी पैदा करता है। हंटर हिम्मत बनाए रखता है और सड़क के बीच में उस बड़ी लहर की चपेट में आने से पहले वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर को ब्लेन रोक लेता है। फिर मछुआरा बिना समय गंवाए अपने चाकू से उस पर वार कर देता है। तीसरी सुनामी के प्रभाव के बाद हंटर को बिजली के झटके से तेज सिर दर्द होने लगता है। बाद में हंटर केंजी और सैम से मिलता है। वे तानी को पानी से बचाते हैं और फिर महासागर की ओर देखते हैं जो अब जलीय ज़ॉम्बी से भरे एक विशाल समुद्र में बदल चुका है। सो इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।